तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। हम लोग आज जीके और साथ ही में करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे। विद्यार्थियों की मांग पर जीके, करंट अफेयर से रिलेटेड और जीके साथ साथ में पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न, अर्थ आवर किसकी एक पहल है? ए ऑप्शन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, बी ऑप्शन खाद्य और कृषि संगठन, सी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या डी ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर फंड फॉर नेचर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में देश भर में लाखों लोगों ने अर्थ आवर मनाया। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 घंटे के लिए अपने बिजली के उपकरणों को बंद कर दिया। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF की एक वार्षिक पहल जो 2007 में शुरू की गई थी। इसके लिए विकल्प ए सही है। यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर 180 से अधिक देशों के लोगों को अपने स्थानीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दुनिया की अग्रणी वन्यजीव संरक्षण संगठन है जो 100 से अधिक देशों में काम करता है। यह 1961 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछता है पेपर में WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। हाल ही में खबरों में परिवेश पोर्टल किससे संबंधित? ए ऑप्शन खेल विज्ञान का केंद्र से, बी ऑप्शन महिला सशक्तिकरण से, सी ऑप्शन पर्यावरण प्रबंधन से और डी ऑप्शन खेलो इंडिया डैशबोर्ड से। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन से। इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में परिवेश पोर्टल के बारे में जानकारी साझा की। आपको बता दें कि परिवेश पोर्टल एक एकल खिड़की एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है। इसे केंद्र, राज्य, जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन्य जीव और CRZ क्लियरेंस हेतु प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए विकसित किया गया है। ये पोर्टल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। यह ई-गवर्नेंस के माध्यम से आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में, बी ऑप्शन 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, सी ऑप्शन 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 में या फिर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को पाठ्य पुस्तकों में विकसित करने को कहा। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में से 14 प्रारंभ में संविधान में शामिल किया गया था, जबकि सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2003 के तहत 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। अगला प्रश्न है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है, पहला कथन है
इस फंड का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है, इसके तहत फंड नॉन लैप्सेबल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो सही हैं। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री ने राज्यसभा में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में जानकारी साझा की है। पीएम केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर के सुझाव देने का विकल्प होता है। इस फंड का उपयोग स्थानीय संपत्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कें आदि शामिल हैं। इसलिए कथन ए सही हो जाएगा। इसके तहत फंड नॉन लैप्सेबल होते हैं, इसलिए दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य योजना के तहत देश के किसी राज्य के किसी एक या अधिक जिलों को चयन कर सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सारस क्रेन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची से संबंधित है? ए ऑप्शन अनुसूची है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक निवासी पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये घायल सारस क्रेन को अवैध रूप से रखने और उसकी देखभाल करने का मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सारस दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। इसकी लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर और पंखों को फैलाव 224 सेंटीमीटर होता है। पंखों को जब फैलाता है तो 224 सेंटीमीटर होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह उत्तरी और मध्य भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। यह आमतौर पर आर्द्रभूमि में पाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है, यानी सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 6 में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हुआ है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक महारत्न कंपनी है, नहीं है। दूसरा कथन है, सेल स्टील प्लांट इसकी एक इकाई है। दूसरा कथन है, सेलम स्टील प्लांट इसकी एक इकाई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन ना तो एक ना दो सही हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेलम स्टील प्लांट इसकी एक इकाई है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में अपनी विनिवेश प्रक्रिया के कारण सेलम स्टील प्लांट खबरों में रहा है। बता दें कि सेलम स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की एक विशेष इस्पात इकाई है, इसलिए कथन 2 सही है। यह तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में स्थित है। यह संयंत्र 70,000 टन वर्ष स्थापित क्षमता के साथ काइल और सीट के रूप में एसिटिक और लो निकल स्टेनलेस स्टील उत्पादन कर सकता है। सेल एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और ये देश की महारत्न कंपनियों में से एक है, इसलिए महारत्न कंपनियों में से एक है। ये लगभग 17 मीट्रिक टन हार्ड मेटल और 16 मीट्रिक
टन कच्चे इस्पात के उत्पादन के साथ भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये पहला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। सी ऑप्शन, इसके तहत 1000 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। डी ऑप्शन, पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को अब प्रदर्शन करेंगे। तो आप मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, इसके तहत 1000 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के तहत पीएम श्री के लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूलों को चुना गया है। पीएम श्री को 7 सितंबर 2022 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह देश के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने की एक योजना है। यह केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे चुनिंदा मौजूदा स्कूलों को मजबूत करेगी। इसे वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करने के साथ अनुकरणीय स्थानों के रूप में कार्य करेंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सलाह भी देंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे केंद्रीय बजट 2021-22 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने संसद में लक्ष्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की। आपको बता दें कि लक्ष्य का पूरा नाम लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव है। यह कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया था। इसके उद्देश्य में शामिल मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात को लाभ होगा। ये लेबर रूम, प्रसूति ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति गहन देखभाल इकाइयों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल गुणवत्ता में सुधार करेगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी आईयूसीएन स्थित गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। दूसरा कथन है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल या अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा पक्षी है जो उड़ने वाला दुनिया का सबसे भारी पक्षियों में एक है। इसकी IUCN स्थित गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन उत्तर भारत से, बी ऑप्शन पूर्वी घाट से, और सी ऑप्शन पश्चिमी घाट से, और डी ऑप्शन पूर्वोत्तर क्षेत्र से। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र से, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम वन विभाग को अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के सीमांकन पर अगले 8 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में के असम राज्य में स्थित है। यह दुर्लभ और विलुप्त या लुप्तप्राय पक्षियों एवं वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय नाम पर्णपाती वन के साथ अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में मेघालय के पहाड़ी जंगलों तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CRISP किससे संबंधित है? जीनोम एडिटिंग तकनीक से, बी ऑप्शन रबड़ सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म से, सी ऑप्शन परमाणु रोधी पनडुब्बी से, या फिर डी ऑप्शन हाल ही में खोजा गया औषधि पौधा है। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रबड़ सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म से संबंधित है। हाल ही में रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादकों को रबड़ की खेती के बारे में सूचित करने और ऑनलाइन समाधान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप कॉम्प्रिहेंसिव रबड़ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के सहयोग से रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि प्राकृतिक रबर एक कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर के पेड़ों की वृद्धि के लिए लेटेराइट जरोड़ और गैर लेटेराइट लाल मिट्टी सबसे अच्छी होती है। केरल भारत की प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बताते चले कि रबर बोर्ड का गठन रबर अधिनियम 1947 और रबर अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। ये देश में रबर उद्योग के समग्र विकास के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संविधिक निकाय है। इसका प्रधान कार्यालय केरल राज्य के कोट्टम में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इक्वाडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दूसरा कथन है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही में जो फ्रेंड्स चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।